ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए अब गुड बिल्कुल सभी मॉर्निंग सर। चलिए अच्छा ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट टर्न हम लोग बात किए थे कोवैलेंसी का। तो कोवैलेंसी में हम लोग देखे थे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में भी देखे थे मैक्सिमम कोवैलेंसी किसके बराबर हुआ था, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हुआ था। तो डिफरेंस कितना का आया था, 2 का। 1 3 5 7 तक ले गया था, या 2 4 6 8 तक, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, हम लोग देखे थे ना लास्ट टर्न। अगर हम पूछे आप लोगों से एक थोड़ा ये भी बोले थे, बेरिलियम बोरोन कार्बन जब भी बॉन्ड बनाता है किस में बॉन्ड आता है, ग्राउंड स्टेट के एक्साइटेड स्टेट। तो आपने बोले एक्साइटेड स्टेट। नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन का बात किया था हमने किसमें, तो ग्राउंड स्टेट में। ठीक है ठीक है, लेकिन बोले थे कुछ कंपाउंड कार्बन का है जो ग्राउंड स्टेट में करता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और आइसोसाइनाइन। ठीक है, इसमें हम लोग बात कर चुके थे। अगर हम पूछे आपसे सल्फर के रिगार्डिंग पूछे, तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 6 3s2 3s2 एंड 3p4। ठीक है, अगर बोले आपसे इसमें ग्राउंड स्टेट पे अगर बात करें, ग्राउंड स्टेट पे बात किया जाए, ग्राउंड स्टेट पे तो दिख रहा है ना। हाँ चलिए ठीक है, ग्राउंड स्टेट पे बात करें, सल्फर कहता है हमारे पास में यही है ना, और पी के साथ में 3 इलेक्ट्रॉन ये और एक ये 4। ठीक है, दिस वन 3s एंड दिस वन इज 3p। इसका क्या खाली है, आपका 3d खाली है। यस सर। 3d पूरा खाली है। यस सर। अगर बोले ग्राउंड स्टेट पे कोवैलेंसी का बात करें, ग्राउंड स्टेट पे कोवैलेंसी का बात करें, तो आपने बोला कितना, कोवैलेंसी इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर बोले अगर एक्साइटेड स्टेट का बात करें अपन, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहां से जाएगा, यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर होगा, एक्साइटेड नंबर 1। तो आपने ये बोला ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब बोलिए कितना हो जाएगा हमारे पास में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए आगे, एक मिनट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 4, ये वाला। तो ये कोवैलेंसी कितना हो जाएगा आपका 4। अगर हम बोले एक्साइटेड स्टेट 2 का बात करें, तो बताइए ये भी अब क्या होगा, ट्रांसफर होकर इधर आएगा 6 हो जाएगा। यानी आपके पास में ये हो गया आपका 6। अब चलिए 6 हो जाएगा टोटल हमारा। अब बताइए अगर सल्फर अगर बॉन्ड बनाता है मान लीजिए, तो क्या बनाएगा, पहले SF2 बनाएगा, फिर क्या बनेगा SF4 का फॉर्मेशन, फिर क्या बनाएगा SF6 का फॉर्मेशन कर सकता है। ये हम लोगों का है। ठीक है, तो ये अपन का कोवैलेंसी है, बॉन्ड का फॉर्मेशन है, क्यों 2 बनाया 3 क्यों नहीं बनाया, सबका रीजन आपको मिल गया शायद। ठीक है, लिख लीजिए इस सब बात को लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन करने चलते हैं, हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। चले लिख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट तो आपका ट्रू वैलिड नहीं ना है। हाँ ये बाबू, ये आपका ग्राउंड स्टेट पे कोवैलेंसी है कितना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख के 2 है तो वही कोवैलेंसी होगा। अभी अनपेयर्ड कितना है, 1 2 3 4, तो 4 हो गया। अभी कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। तो एक्साइटेड स्टेट 2 में, एक्साइटेड स्टेट 1 में और ग्राउंड स्टेट तीनों में बात कर लिए। चलिए आगे, इजाजत है। यस सर। चलिए सर हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज चलने जा रहा है। देखिए आप कैसे पहचान लीजिएगा तो कौन एग्जिस्ट करेगा कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके पास में ग्राउंड स्टेट पे भी देखेंगे एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट के लिए हमको ऑर्बिटल्स क्या चाहिए, वैकेंट चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। एक्साइटेड स्टेट रहे तो जगह भी तो खाली होना चाहिए एक्साइट होने के लिए। ठीक है, तो इस सब पे एप्लीकेशन करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल कोवैलेंस।
वेरिएबल कोवेलेंस। ठीक है, देखिए ये बताता है, क्या चीज बताता है, एग्जिस्टेंस, एक्सप्लेन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड। ये क्या है, एप्लीकेशन क्या करता है, एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल कोवेलेंसी क्या बताता है, एक्सप्लेन द, लिखिए एक्सप्लेन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड अब चलिए, अगर हम बोले आपसे, अभी अपने को बोले SF2 क्या बन सकता है, बताइए जल्दी। SF2 बन सकता है कब, ग्राउंड स्टेट पे। SF4 बन सकता है, हाँ कब, जब एक्साइटेड स्टेट 1 पे। SF6 बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है। अगर हम पूछें आपसे क्या OF2 बन सकता है, बताइए जल्दी। OF क्या OF4 बन सकता है, OF6 बन सकता है, मतलब ये भी तो ऑक्सीजन के नीचे क्या होता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर। ठीक है, तो ये तो बन सकता है, कब बनेगा ये, ग्राउंड स्टेट में। बोलिए जल्दी। अगर बोले NCl3 बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है। क्या NCl5 बन सकता है, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्या हम बोले NCl7 बन सकता है, नहीं बनेगा। इसका मतलब है हम लोग जो बोले ये चारों, यानी ए एग्जिस्ट नहीं, ए भी एग्जिस्ट नहीं, ए भी एग्जिस्ट नहीं, ए भी एग्जिस्ट नहीं। रीजन कोई पूछे तो क्यों नॉट एग्जिस्ट, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल, बिल्कुल नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू क्या चीज लिखेगा, ड्यू टू absence of vacant d orbital, वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्लियर है, समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, पहले ये लिख लीजिए उसके बाद। यानी देखिए ये ग्राउंड स्टेट में बना बाबू, ये भी ग्राउंड स्टेट में, ये भी ग्राउंड स्टेट में बना, लेकिन ये सब एक्साइटेड स्टेट में बना। ये ऑक्सीजन के नीचे सल्फर वाला है, तो ये अपने आप, ऑक्सीजन के पास में 2D नहीं होता है, लेकिन सल्फर के पास में 3D होता है। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं अपन। सर रुक जाइए। हाँ मिटा नहीं रहे हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं जब तक। विच वन इज एग्जिस्ट, ड्यू टू के बाद क्या लिखे हैं सर, ड्यू टू absence, पूरा लिख देते हैं, absence लिखे ABSENCE, absence of vacant d orbital, तो शॉर्ट में लिखे थे absence को। ठीक है, तो लिखिए which one is exist, ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ऑप्शंस दे रहे हैं आपको। फर्स्ट FCl3, सेकेंड ऑप्शन दे रहे हैं ClF3, थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं बोथ, एंड फोर्थ ऑप्शन दे रहे हैं आपको नन। सेकंड सर। कितना जल्दी बता दिए। अब रीजन की बात करेंगे हम लोग, आपका आंसर सही है, राइट आंसर है। तो रीजन का बात करते हैं। देखिए तो ये आपको पहले से पता हुआ, इस सब के लिए वैकेंट डी ऑर्बिटल जिम्मेवार है या नहीं। तब हम अगर हम क्वेश्चन पूछे ये ग्राउंड स्टेट में बना रहा है कि एक्साइटेड स्टेट में, तो आप अपने आप बता दोगे है या नहीं। अगर बोले इसका रीजन, अगर हम बोले तो ये अगर बनता, मान लीजिए ये बनता, तो इसका सेंट्रल एटम कौन होता, फ्लोरीन, और इसका Cl, इसका Cl और इसका Cl, यानी फ्लोरीन कितना बॉन्ड बना रहा है, 3। अगर इसका सेंट्रल एटम बोलते Cl है, तो इसका फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या नहीं। अब बताइए फ्लोरीन हमारा सेंट्रल एटम है, यहाँ क्लोरीन हमारा सेंट्रल एटम है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 है। अब बताइए 2p5 है, तो क्या इसके पास में 2d है, यानी इसको ग्राउंड स्टेट पे देखिए और एक्साइटेड स्टेट पे देखिए, 1 2 3 4 5, इसके पास में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना 1, यानी 2s है, ये 2p है, लेकिन 2d इसके पास में है ही नहीं, 2d तो होता ही नहीं है। तो बताइए ये ग्राउंड स्टेट में सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, FCl बनाएगा है या नहीं। अगर हम बोले इसका क्लोरीन का बोले तो क्या हो जाएगा था 3s2 3p5 और 3d तो पूरा का पूरा खाली है,
तो बताइए ये ग्राउंड स्टेट पे हमारा तो यही रहता, एक्साइटेड स्टेट में करते हैं तो हमारे पास में डी का ऑर्बिटल्स है खाली। तो बताइए फर्स्ट ये कोवैलेंसी कितना 1 क्लोरीन का। अगर हम सेकेंड निकालना चाहेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, ये 3s है, ये 3p है और ये 3d है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में, 2 इसके साथ में, 1 इसके साथ में, 1 और डी के साथ में 1। तो बताइए कोवैलेंसी कितना 3। तो यानी क्लोरीन हैव, क्या लिख सकते हैं, सॉरी क्लोरीन हैव वैकेंट d ऑर्बिटल, सो ClF3 क्या होगा, एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी एग्जिस्ट कौन करेगा, ClF3। यानी ऑरिजिन ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, इसमें क्या लिखेगा, अब्सेंस ऑफ, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। एक लाइन लिख लेते हैं, एक लाइन लिख लेते हैं, ड्यू टू absence of, due to absence of d orbital, fluorine does not show variable कोवैलेंसी। इसका मतलब है इसका कोवैलेंसी फ्लोरीन का कितना आएगा, 1 ही आएगा, यानी वेरिएबल इसका नहीं आएगा। चलिए कुछ और हम लोग एग्जांपल देते हैं और आप लोग बताना रीजन के साथ में, मिटा देना। चलिए एक और कुछ क्वेश्चन देते हैं। आप लोग बताया आपने SF6 सर एग्जिस्ट करता है, हमने भी माना SF6 एग्जिस्ट करता है, क्या IF7 एग्जिस्ट करता है, ये आपको बताना है। PCl6 माइनस एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यानी एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस आपको बताना है। SiF6 माइनस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, -2 काट लीजिएगा, एग्जिस्ट करता है या नहीं आपको बताना है। फिर लिख रहे हैं इसी के नीचे HCl6 के बारे में पूछेंगे, ICl7 के बारे में पूछेंगे, इसी के नीचे PbR6 माइनस के बारे में, और इसी के नीचे पूछेंगे आपको SiCl6 -2। ठीक है, हमने 4 ऊपर और 4 नीचे लिखा। ठीक है, अब आपसे पूछे तो इसमें कौन एग्जिस्ट और कौन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब बताइए आप लोग, ये वाला एग्जिस्टेंस है, नहीं सर, ये वाला SF6 नहीं है, यस सर है, यस सर, यस सर, यस सर, ये वाला, यस ये वाला, यस सर, ये वाला, नो सर, यस सर, यस सर। आप बताइए सल्फर के पास में तो है ना वैकेंट डी ऑर्बिटल, है या नहीं है, सल्फर के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल अभी लिखेगा ड्यू टू वेरिएबल वैलेंसी है, सल्फर के पास में 2 4 6 है। आयोडीन के पास में क्या है, 1 3 5 7 भी है, तो इसके साथ में ये है। बताइए फास्फोरस के पास में भी हम बताएं डी ऑर्बिटल है, सिलिकॉन के साथ में भी है, यानी हमारे पास में 4th पीरियड है, तो 4th पीरियड में है अवेलेबल। तो बात करें तो ये सब क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ये सारा करता है, एग्जिस्ट कर रहा है आपका। टोटल ऊपर वाला क्या कर रहा है, एग्जिस्ट, लेकिन हम बोले ये नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। अब रीजन पर बात करेंगे, क्यों सर ऐसा है, तो आपने बोला इसके पास में बोला पहले वेरिएबल वैलेंसी, इसके पास भी तो वेरिएबल वैलेंसी है। अब एक चीज है, हाँ ये देखिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, लेकिन क्लोरीन का साइज क्या है, बड़ा है, ब्रोमीन का साइज बड़ा है, यानी नॉट एग्जिस्ट, किसके कारण। अब बताइए अगर सिलिकॉन देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए मान लीजिए यहाँ F है छोटा साइज, यहाँ F है बहुत ज्यादा है या नहीं, बहुत ज्यादा है,
यानी 1 2 3 4 5 6 है, तो साइज में ये छोटा है, तो बताइए टक्कर टक्कर मारने के लिए इसके पास में जगह कम रहेगा, यानी कम टक्कर मारेगा। लेकिन सिलिकॉन का साइज तो वही है, लेकिन क्लोरीन का साइज क्या हो गया, बढ़ गया। क्लोरीन का साइज बड़ा हो गया। अब बताइए क्लोरीन का साइज और बड़ा होते गया, तो बताइए अब टक्कर क्या उम्मीद, मतलब इस मॉलिक्यूल्स के यानी रिपल्सन, स्टेरिक हिंड्रेंस जो बोलते हैं, इसका क्लोरीन इसके साथ में, एक क्लोरीन इसके साथ में, एक क्लोरीन इसके साथ में, क्या होगा आपका रिपल्सन लगातार होगा या नहीं होगा। इट्स मींस क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट होने के कारण इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास में तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है। रीजन आपका चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ साइड एटम रिजल्ट इन स्टेरिक हिंड्रेंस। समझ में आया कि नहीं। देखिए क्लोरीन भी साइज में बड़ा, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और क्लोरीन भी है, लेकिन ये सब छोटा होने के कारण एग्जिस्टेंस होता है। क्लियर है। सर नीचे वाला कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं, इसमें कोई भी एग्जिस्टेंस आपका नहीं करेगा। ये सब क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है। तो यानी रीजन हम समझ गए, तो रीजन लिखते हैं एक लाइन में, ड्यू टू लार्ज साइज, ड्यू टू, इसका रीजन लिख रहे हैं, ड्यू टू लार्ज साइज, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ साइड एटम result in steric hindrance, इसी के कारण वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, बहुत शानदार। अच्छा ये बताओ, असर्शन रीजन पढ़ोगे तो कराएंगे, नहीं करोगे तो नहीं कराएंगे। यस सर, करेंगे लोग, करेंगे सर। तो क्योंकि जे मेन के हिसाब से नीट में तो अब नहीं पूछता है, नीट के हिसाब से तो खैर वो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके पूछता है। वो नीट वाला जिससे एम्स खत्म हो गया ना, इसलिए असर्शन रीजन भी कंप्लीट खत्म हो गया है। चलिए क्वेश्चन हम एक देंगे, लेकिन रीजन बहुत सारा देंगे। आपका देखते हैं आंसर क्या आता है। क्वेश्चन हमारा असर्शन एक। अब जिन लोग बच्चे नहीं जानते एआर क्वेश्चन असर्शन रीजन, तो मैं एक बार डिटेल में समझा दें। जानते हैं सर। जानते हैं? यस सर जान। अच्छा चलिए तो एक बार फिर भी बोल देते हैं। देखिए अगर हमारा असर्शन करेक्ट, रीजन भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का, आंसर क्या जाएगा 1। ठीक है। अगर मेरा असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, असर्शन का यानी स्टेटमेंट का, तो वो आंसर जाएगा बी, यानी सेकंड नंबर जाएगा आंसर। अगर असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, आंसर जाएगा 3, रीजन इज रॉन्ग। अगर असर्शन ही गलत हो गया तो आंसर क्या जाएगा, डी, यानी 4 नंबर। क्लियर है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन करते हैं, यस सर। देखते हैं आप लोग जवाब देते हो कि नहीं। ये समझ में आया बाबू? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए असर्शन रीजन का, थोड़ा लेवल भी बढ़ाते हैं और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियरिटी से और आएगा, जवाब मिलेगा। लिखिए एक असर्शन लीजिए, असर्शन लिख रहे हैं ए मतलब असर्शन। लिखिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसको 5 स्टार दीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है। देखिए SiF6 -2 exist, SiF6 -2 exist where SiCl6 -2 does not exist। स्टेटमेंट दे दिया आपको, does not exist, ये असर्शन रहेगा। अब रीजन हमारा अलग अलग हम लिखेंगे। ठीक है। तो पहला का ये क्वेश्चन हमेशा एक ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है। रीजन इसका रीजन दे रहे हैं, देयर इज ए वीक इंटरेक्शन, देयर इज अ वीक इंटरेक्शन, देयर इज ए, लिखेगा देयर इज ए वीक इंटरेक्शन between lone pair of Cl minus
एंड वैकेंट एंड एक मिनट हो। हेलो, पता नहीं चल रहा। शुभम कुमार, अच्छा एक मिनट देखते हैं एक मिनट। शुभम कुमार 44, अच्छा हाँ मिल गया, आ गया। चलिए Cl माइनस का बात कर रहे हैं, एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन। बताइए आंसर, बताइए आंसर हमको चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। A B C D। असर्शन सर सही है, रीजन गलत है। Yes, sir. 3 रीजन गलत है सर। देखिए आपका C। ये, हाँ एक मिनट, ये तो सही है, असर्शन सही है। रीजन बोला देयर इज अ वीक इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ किसका Cl माइनस एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन। बात तो सही है, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन के बाद में इफेक्टिव होगा। अब बताइए तो अब इसका लोन पेयर यानी क्लोरीन के पास में तो रहेगा कि नहीं, लोन पेयर रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए। रहेगा। रहेगा। तो रहेगा, सर। बताइए वैकेंट डी ऑर्बिटल सिलिकॉन का, क्योंकि बॉन्ड तो बनाना है सिलिकॉन और क्लोरीन के बीच में, तो यानी इसका लोन पेयर इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या करेगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा। यानी आंसर कौन जाएगा आपका ए, और इसी के कारण ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। पहला रीजन खत्म। अगर हम असर्शन यही रखे, अभी असर्शन मेरा यही है लेकिन हम रीजन चेंज करने जा रहे हैं, यानी क्वेश्चन मेरा वही है लेकिन बस इसका असर्शन वही है, रीजन चेंज कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 समझिए 6 लार्ज, रीजन दे रहे हैं 6 लार्ज साइज लिखिएगा, 6 लार्ज साइज लिखिएगा रीजन। सेकेंड क्वेश्चन का मतलब असर्शन हाँ भी यही रहा, रीजन चेंज कर रहे हैं। 6 लार्ज साइज क्लोरीन एटम कैन नॉट एकोमोडेट सिलिकॉन। बताइए आंसर। अब बताइए 6 लार्ज साइज है क्लोरीन एटम का जो कि कैन नॉट, यानी लार्ज साइज है किसका, क्लोरीन का, तो सिलिकॉन वो एक्सेप्ट नहीं करता, यानी रखता नहीं। एकोमोडेट का मतलब वो अपने आप में रखता नहीं है। क्या आंसर सही है कि गलत है, बताइए आंसर क्या होगा। सर। पहला क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आंसर, इसका आंसर यहाँ मिल गया आपको। फिर बोला असर्शन वही रखा, क्या SiF6 exists where SiCl6-2 does not exist। रीजन दे दिया आपकी बार क्या, 6 large size chlorine atom cannot accommodate silicon। समझ में आया, पहला क्वेश्चन ये था, अब दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। बताइए आंसर कौन जाएगा आपकी बार, ये होगा। एक और क्वेश्चन देते हैं यही बात, क्वेश्चन करे यानी रीजन एक और दे रहे हैं आपको, यानी अब क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन वही है बस रीजन फिर चेंज कर रहा है, अगेन रीजन चेंज कर रहा है। रीजन में लिखे लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन एटम, लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन एटम रिजल्ट इन स्टेरिक हिंड्रेंस। बताइए आंसर, बताइए। यानी थर्ड का भी, यानी एक क्वेश्चन इसका भी यही है, यानी क्वेश्चन एक आंसर देख लीजिए, सब में आंसर आया, यानी ये भी रीजन हो सकता है, ये भी रीजन हो सकता है और ये भी रीजन हो सकता है। तो आपको ऑप्शन में आए तो आप सब मार सकते हो, नहीं यानी कॉन्सेप्चुअली आप बिल्डअप हुए या नहीं, बोलिए जल्दी। सर पहला रीजन समझा दीजिए ना। वही तो बताया अभी, देयर इज अ वीक इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ किसका, क्लोरीन का, और वैकेंट डी ऑर्बिटल का किसका, सिलिकॉन का। यानी सिलिकॉन के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, बिल्कुल है, ठीक है।
अब बताइए क्लोरीन के पास में लोन पेयर है, जो इंटरेक्शन ही करने जा रहा है, यानी ये लोन पेयर इंटरेक्शन करने जा रहा है, तो क्या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा कि वीक इंटरेक्शन होगा? वीक होगा सर। वीक होगा, तो वही तो बोल रहा है वीक इंटरेक्शन हो है, ठीक है, वीक इंटरेक्शन है, इसी के कारण ये क्या कर रहा है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बात सही है, इंटरेक्शन भी होना चाहिए क्या तगड़ा वाला, यानी दोनों का देखिए ना 3D है, क्लोरीन में भी तो 3D होगा, यानी इसका लोन फिर इसके साथ में जाएगा, इंटरेक्शन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो सेम एनर्जी लेवल आ गया ना, ठीक है। एज कंपेयर टू SiF, इससे कंपेरिजन कीजिए, ये क्या है आपका 2p में, ये क्या है आपका 3p में है, अरे क्लोरीन किसमें 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 5, यही ना लिखते हैं आप, इसका क्या लिखते हैं 2p 5 2s2, तो बताइए इंटरेक्शन इसका सिलिकॉन का क्या है आपका 3D है 3p है, तो बताइए इसका इंटरेक्शन क्या स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन और सिलिकॉन। रीजन समझ में आया कि नहीं? एक बार बता दीजिए सर, है क्या बोल रहे हो? एक बार बता दीजिए। तो कितना बार बोलोगे? हम बोले सिलिकॉन का बात करो तो सिलिकॉन का तो आपका बताओ, सिलिकॉन क्या है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है भाई, 1s2 2s2 2p2, ये क्या होगा 3p2, तो इसका 3D खाली है, इसका 2D होता नहीं है, ठीक है। अब बताओ आपके पास में क्लोरीन है और फ्लोरीन है, तो 2s2 2p5, क्लोरीन है 3s2 3p5। अब इसका इलेक्ट्रॉन बताइए, ये 2p का इलेक्ट्रॉन 2p किसमें जाएगा 3 में जाएगा, ये 3 और 3 में जाएगा, बताइए इंटरेक्शन कौन अच्छा वाला होगा, इसका EN भी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखेगा, क्लोरीन का EN भी कम है, बॉन्ड क्या होगा वीक होगा, देख लो। तो अब बताओ, तो देर इज तो SiF6 में अगर बोले तो स्ट्रॉन्ग बन रहा है, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा है इंटरेक्शन, किसका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसीलिए बोल रहा है इसका रीजन Cl- वैकेंट d ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन, ये रहा d ऑर्बिटल, समझ में आया? बोलिए जल्दी। यस Yes, सर। sir. चलिए, तो यानी क्वेश्चन एक आंसर देख लीजिए 3-3 है, यानी एक क्वेश्चन का 3-3 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं, इसे थोड़ा प्रोफाइल वाला क्वेश्चन हो गया, समझ में आ रहा है ना, अच्छा वाला प्रोफाइल में से आता है क्वेश्चन, यानी रीजन देख लीजिए, तो आपको सब चीज सोचना है, स्टेरिक इंडेक्स तो बताया ही है ये वाला, चलिए कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको पी ब्लॉक में काम आएंगे उसको बताएं कि छोड़ दें कि पी ब्लॉक में पढ़ाएं, बोलिए जल्दी। बता दीजिए। बता दें तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, टाइम है ना, लिखिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ, लिखिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड्स खूब यूज होगा, थोड़ा ऑर्गेनिक में भी काम आ जाएगा आपको कॉन्सेप्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड्स। अगर हम पूछें आप लोगों से, ध्यान दीजिएगा, CCl4 और SiCl4 तो दोनों एग्जिस्ट करता है पहली नंबर। अब पूछे कार्बन के टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन का है क्लोराइड है, तो पूछे आपको ये दोनों में कौन हाइड्रोलाइसिस होगा और कौन हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, यानी पानी में अगर डालेंगे इसको भी पानी देंगे और इसको भी पानी देंगे, तो कौन इसमें पानी में भीग जाएगा बढ़िया वाला और कौन नहीं भीगेगा, क्यों नहीं भीगेगा, ये क्वेश्चन आ रहा है, खूब क्वेश्चन आया हुआ, एक बार नहीं, अगर बोर्ड में तो हमेशा आएगा, CBSE बोर्ड वाला को तो छोड़ता नहीं है, कंफर्म रहता है क्वेश्चन। SiCl4 से ज्यादा क्वेश्चन होगा, तो वही तो बोल रहे थे, कौन इसमें हाइड्रोलाइसिस होगा कौन नहीं होगा और क्यों नहीं होगा। चलिए तो इसका रीजन ढूंढते हैं हम लोग, चले तो पहले समझा देते हैं फिर हम लिखते हैं इसका रीजन, क्या कि पहले लिख दे तब समझाएं, बोलो जल्दी, पहले समझा दीजिए। पहले समझा देते हैं। चलिए CCl4 हो गया। हाँ देखिए CCl4 है, अब इसके साथ में H
OH लेके आए, ठीक है, यानी वाटर। नहीं घुलेगा सर। हाँ, क्यों नहीं घुलेगा? नॉन पोलर है सर। नॉन पोलर है सर। कौन नॉन पोलर है भाई? CCl4। अच्छा, नॉन पोलर होने के कारण। Yes, नॉन sir. पोलर, ये क्या है? ये पोलर है? नो सर। ये पोलर है? नो सर, चलिए सर चलिए हाइड्रेशन दे सकते हैं सर, हाइड्रेशन। हाँ सही बोल रहे हो, हाइड्रेशन। तो अब बताओ, यहाँ पे बात करें वाटर से, तो इसको ये चारों Cl को हटा देगा और चारों OH को लाना चाहिए, यानी 4 Cl को हटा के 4 OH यानी 4 Cl रिमूव होना चाहिए। किससे? 4 वाटर मॉलिक्यूल से। अरे वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? H प्लस और OH माइनस। यहाँ से अगर Cl माइनस हटता तो C पे आता प्लस चार्ज, यानी Cl इसके साथ में अटैच होता, यही ना होता जनरली। तो अगर हम बोले तो ये पहले बताइए, अगर ये होता तो क्या बन जाता हमारा? COH4 बन जाता, बनता ना, यानी 4 Cl हटता और OH आता तो ये बनता। अब प्लस में क्या बनता? 4 HCl का फॉर्मेशन। लिखना नहीं है अभी, लिखेगा नहीं प्लीज, ठीक है, पहले देख लीजिए। अगर हम इसमें करते हाइड्रोलाइसिस करते तो क्या बनता? ये इसमें भी 4 वाटर मॉलिक्यूल्स SiOH4 प्लस 4 HCl का फॉर्मेशन होता। अब बताइए, ये आपके पास में एक काम करते हैं, कार्बन से पूछते हैं, कार्बन भाई तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p2। तो बताइए इसके पास में 3s2, सिलिकॉन के पास में 3s2 3p2 और 3d इसका क्या है? वैकेंट है, पूरा खाली है। इसके पास में 2d है ही नहीं। अगर हम आपसे पूछे, अगर हाइड्रोलाइसिस करके कार्बन टेट्राक्लोराइड हाइड्रोलाइसिस करके अगर इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं रहेगा तो इस चारों को एक्साइट करने के लिए बात कर रहे हैं, तो इस चारों को कहां रखेगा? ठीक है, इसीलिए ये हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। रीजन क्या देंगे? अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। लेकिन अगर हम बोले इसमें ये तो देगा, क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी सिलिकॉन के पास है प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो आराम से हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन आएगा OH माइनस का आएगा तो रहेगा, तो उसके लिए घर भी तो खाली चाहिए, हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद ये देखिए, पूछता है क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पूछता है CCl4 और SiCl4 में कौन हमारा एसिडिक देगा, यानी एसिड कौन देगा? तो ये एसिड देगा, इधर हाइड्रोलाइसिस पानी में डाल दोगे फिर भी वो ऐसा निकालोगे ना, फिर भी CCl4 ही निकलेगा, यानी ये HCl मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस होगा ही नहीं। तो एसिडिक कौन देगा? तो दूसरा क्वेश्चन दे देगा, एसिडिक कौन देगा? SiCl4 एसिड देगा। कैसा एसिड देगा? इसका फ्यूम्स देगा, ठीक है, एसिडिक फ्यूम्स देगा, एक झाग की तरह ऊपर में निकलेगा एसिडिक। लेकिन इसमें CCl4 डालोगे कुछ भी नहीं निकलेगा, वो जैसा डालोगे वैसा ही आएगा, कोई झाग नहीं मिलेगा, कोई एसिडिक में नहीं मिलेगा, कोई फ्यूम नहीं मिलेगा, ठीक है। रीजन सबका कौन है? वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्लियर है? समझ में आया? तो फिर इसके एक लाइन लिखते हैं हम लोग, फिर आपको ये सब लिखाते हैं, फिर से एक बार और आएंगे, ठीक है। तो लिखिए, पहले एक लाइन लिखिए, CCl4 does not undergoes, स्टार लगा के लिखिएगा, CCl4 does not undergoes hydrolysis due to लिखिए CCl4 does not undergoes hydrolysis whereas रीजन बाद में बोलते हैं, whereas SiCl4 undergoes hydrolysis रीजन यहां लिख रहे हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल, लिखिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल
the empty d orbital in silicon, d orbital in silicon gain a lone pair, gain a lone pair, gain a lone pair, lone pair from water, from water, from water, and increase their, and increases their covalency, increases their covalency. लिख लीजिए। फिर हम इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके अभी बताते हैं, इसको लिखने के बाद। चले, एक मिनट सर, चलिए अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एक मिनट सर रुक जाइए। ऊपर वाला खाली से मिटा रहे हैं। तो लिखते हैं CCl4 के साथ में कितना वाटर मोलिक्यूल्स दीजिएगा, 4। क्या ये हमारा COH4 का फॉर्मेशन प्लस HCl बनेगा? तो ये बोलिएगा नहीं बनेगा, रिएक्शन नहीं होगा, कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। रीजन द absence of, एक मिनट, absence of d ऑर्बिटल। चलिए अगर बोले SiCl4 का बोले क्या ये हाइड्रोलाइसिस होगा, तो आप बोलोगे यस ये होगा। SiOH4 प्लस 4 HCl बनेगा, और ये जो HCl बनेगा क्या यही एसिड है, तो एसिडिक मिलेगा आपको सॉल्यूशन, और क्या मिलेगा उसमें फ्यूम्स मिलेगा। फ्यूम्स मतलब झाग, समझ रहे ना, फेन करके वो मिलेगा। क्लियर है, दिख रहा है ना पूरा? क्वालिटी ठीक है ना भाई? चलिए अब देखिए होता क्या है, SI इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl। समझिए बात को, समझिएगा बात को, फिर से समझा रहे हैं आपको, फिर से समझा रहे हैं। और इधर कार्बन का भी बात कर रहे हैं। कार्बन है Cl, Cl, फिर Cl, अब फिर Cl। अब इसको दे रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स HOH, ठीक है। इसको भी दे रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल HOH। इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, HOH, ठीक है। अब हम आपसे पूछें, इसके पास में वाटर के पास में तो लोन पेयर है, इसके पास में तो लोन पेयर है, ठीक है। अब बताइए ये लोन पेयर किस में जाना चाहेगा? कार्बन। ये लोन पेयर किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे। ये लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा? इस पे। तब जाके हमारे पास में ये लोन पेयर इधर आएगा, तब जाके यहाँ से HCl का रिमूवल होगा, क्योंकि ये जाएगा लोन पेयर अटैक करेगा इस पे, तब HCl हटेगा, ठीक है। फिर अगला एक और वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, मान लीजिए OH, तो इसके पास में फिर लोन पेयर है, ये कहाँ जाएगा? इसके पास में। यहाँ से कौन निकलेगा, रिमूव होगा? HCl, यहाँ से HCl। लेकिन अगर हम बोले आपसे इसमें ये लोन पेयर यहाँ जाएगा कार्बन के पास में, तो कार्बन के पास में क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल है? बोलिए जल्दी। नो सर। नहीं है, तो वो कहाँ रखेगा इसको? ये इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तभी ना ये रिमूव होगा, तो ये जाएगा ही नहीं, तो ये रिमूव होगा ही नहीं। अरे समझ में आया कि नहीं आया? इससे हमारा क्या निकल जाएगा? HCl, इधर से HCl, फिर अगला मॉलिक्यूल फिर जाएगा 1 बाय 1 करके, फिर जाएगा, फिर यहाँ से EV निकाल देगा, फिर ES भी निकाल देगा, फिर क्या बना देगा? SiOH4 का फॉर्मेशन कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए। आ गया सर।
ये समझ में आया? हम लोन पेयर सिलिकॉन के पास में अभी बोले हैं 3D ऑर्बिटल क्या वैकेंट है, इसके पास में 2D होता ही नहीं है, और 2D है ही नहीं, तो ये अपना जो लोन पेयर जो वाटर का आएगा तो कार्बन रखेगा कहाँ? ठीक है, लेकिन सिलिकॉन के पास में जब वाटर का लोन पेयर आएगा तो उसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो आसानी से रख सकता है, आ जाओ, और आसानी से सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, HCl को रिमूव कर देगा। क्लियर, समझ में आया? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है या नहीं है जी? तो ये बताओ, अगर हम ये रिएक्शन अगर हुआ, दो वाटर मॉलिक्यूल्स लेके आए तो क्या हटेगा, पहले बताइए। Si, इधर Cl, इधर Cl, और इधर OH, और इधर क्या रहेगा, OH। समझ में आया? फिर अगला स्टेप में फिर लेके आएंगे वाटर मॉलिक्यूल, फिर HCl को हटाएंगे, फिर Cl को हटाएंगे, फिर Cl को हटाएंगे, फिर कितना आ जाएगा आपका OH, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। चलिए बोलिए जल्दी, हो गया? यस सर। चलिए हम 5-6 क्वेश्चन बोर्ड पैटर्न लिखा देते हैं, और बोर्ड का भी एग्जाम देना है ना भाई, बोलो जल्दी। 11th में नहीं देना सर। अच्छा बाबू, ये 11th का नहीं समझना, ये 11th में सबको कनेक्टिव लिंक होता है, ये सब में ही यूज होता है। 12th में तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, 12th में तो मजे करना है, 11th में जो पढ़ना है इसी का कॉन्सेप्ट का यूज होगा 12th में। वो थोड़े बोलेगा 11th में कार्बन क्लोरीन, क्लोरीन ही आएगा, हाइड्रोलाइसिस से आ गया, ठीक है, तो बोलेगा भाई हाइड्रोलाइसिस करके बताओ क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए हम बता रहे हैं आपको बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड में आया हुआ है 12th में, ठीक है। तो लिखते हैं कुछ 5-6 क्वेश्चन लिखते हैं, सबका आंसर एक ही होगा, सबका आंसर एक, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। यानी 5-6 क्वेश्चन लिखा रहे हैं, पहले क्वेश्चन ही दन दन लिखा रहे हैं, लिखिए क्वेश्चन, छोड़ दें, बोलोगे तो छोड़ दें, लिखवा दीजिए सर। तो लिखवाएंगे तो थोड़ा तेजी में लिखिए, हम लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे नहीं, लिखिए पहला क्वेश्चन, CCl4 डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। आंसर एक ही है, मिलेगा सबका आंसर, लिखिए लिखिए क्वेश्चन लिखिए, फटाफट लिखिए, बोर्ड पैटर्न, ये बोर्ड पैटर्न लिखा रहे हैं जी, लिखिए CCl4 does not hydrolysis, does not hydrolysis, does not go hydrolysis, where as SiCl4 undergoes हाइड्रोलाइसिस। पूछेगा रीजन, व्हाई, रीजन पूछेगा व्हाई, क्यों, पहला क्वेश्चन वैकेंट डी ऑर्बिटल, बस आंसर वैकेंट डी ऑर्बिटल, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड क्वेश्चन फिर यही पूछेगा, दूसरे मेथड से पूछेगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन वही है, एक्वस मेथड वाला है, सॉल्यूशन ऑफ, एक्वस आ गया था हल्का पानी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CCl4, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CCl4। अब एक और बात बताओ, एक और बात पूछे हैं जी, चलो पहले क्वेश्चन पूछते हैं, ये अगर बोले CCl4 को वाटर में डालें तो हमारा बताइए जो सॉल्यूशन बना, एसिडिक, बेसिक कि न्यूट्रल? न्यूट्रल, न्यूट्रल। अगर हम SiCl4 डालें पानी में, SiCl4 डालें तो सॉल्यूशन कैसा मिला, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल? एसिडिक, एसिडिक। ये शानदार क्वेश्चन फिर हो गया या नहीं हो गया? यानी अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड डालते हैं वाटर में तो कैसा रहेगा सॉल्यूशन, तो आपको पूछेगा सॉल्यूशन कैसा रहेगा, तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा। क्यों न्यूट्रल रहा? वैकेंट डी ऑर्बिटल कार्बन के पास में नहीं है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो लोन पेयर है कार्बन पे अटैक नहीं किया, इसलिए सॉल्यूशन में कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन SiCl4 इज एसिडिक, लिखिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CCl4 इज, क्या लिखे हैं क्वेश्चन में, इज न्यूट्रल, वेयर एज SiCl4 इज एसिडिक, व्हाई, रीजन पूछेगा तो समझ में आया। यानी SiCl4 सॉल्यूशन एसिडिक कैरेक्टर देगा और CCl4 न्यूट्रल सॉल्यूशन रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा,
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोला CCl4 डज नॉट फ्यूम। देखिए अभी बताए थे फ्यूम बनाता है SiCl4, CCl4 डज नॉट फॉर्म Produce film. fume, whereas SiCl4 fumes in moist air। moist air मतलब समझ रहे हो, ये होता है चिपचिपा वाला, गर्मी वाला मौसम कैसा होता है, एकदम चिपचिपा रहता है, ये लगता है पसीना टपक रहा है, ठीक है, वो वाला उसको बोलते हैं मॉइस्चर आ गया है। आंसर क्या जाएगा सबका, फिर वही बैकेंड डी और वाइटर। चौथा CCl4 डज नॉट, अब बताइए अगर हम बोले CCl4 हमारा, ये पहले बताओ, वाटर है, वाटर पर के पास में लोन पेयर, तो लोन पेयर ये ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कार्बन, नहीं लोन पेयर नहीं कर रहा है। अगर लेकिन SiCl क्या लोन पेयर वाटर का एक्सेप्ट कर रहा है भाई? यस सर। यस तो सर बताओ जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है क्या कहलाता है, यानी SiCl4 अगर लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या कहलाता है, लुईस एसिड की बेस, Acid. लुईस एसिड। और ये क्या कहलाएगा, CCl4 इज कॉल्ड लुईस एसिड? No sir. नो नहीं, लुईस बेस। लुईस बेस भी नहीं कहला रहे, किसे से कहलाएगा, ये तो कुछ लेवे नहीं करता ना देता, न्यूट्रल रहता है ना भाई। न्यूट्रल सर। Yes sir. हाँ तो ये बताइए तो क्या लिखेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन फिर इसी क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा, CCl4 does not act as, CCl4 does not acts as Lewis acid, whereas SiCl4 acts as Lewis acid। Why? देखिए शानदार क्वेश्चन है या नहीं है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लास्ट क्वेश्चन जगह है ना, दिख रहा है ना, 5 नंबर, 5 नंबर CF6 minus 2 does not exist where as SiF6 minus 2 exist। Why? यानी सबका आंसर क्या होगा, ऑल हैव सेम आंसर, Yes sir. तो ऑल हैव सेम आंसर का मतलब क्या लेंगे, ऑल आंसर हैव सेम रीजन, आंसर लिख रहे हैं सबका, ऑल क्वेश्चन हैव सेम आंसर, सेम आंसर दैट इज क्या, सेम आंसर दैट इज वैकेंट D orbital. डी और वाइट। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी। Yes. हम लास्ट वाला क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, और ये वाला 5वां नंबर, अगर बोले आपसे SF6 बनाइए, तो SF6 कैसे बना होगा, मान लीजिए बना होगा तो पहले रहा होगा SF4, याद है कभी किसी जमाने में बताए थे Yes बॉन्ड sir. का, अब प्लस Yes, में इसको sir. तोड़ देंगे तो क्या चाहिए, 2F माइनस, Yes ठीक है, sir. तोड़ दो 2F माइनस, इसे नेचुरल होता है, 2F माइनस दे दिए तो क्या बन जाता है, ये एग्जिस्ट करता तो SF6 माइनस, लेकिन ये बेचारा तो एग्जिस्ट किया ही नहीं। अगर हम बोले वैसा ही बताइए, सिलिकॉन क्या रहा होगा, Si, बेचारा नॉर्मल क्या रहा होगा, SiF4 प्लस क्या कर दे 2F माइनस, क्या बना दिया ये SiF6। ऐसा खूब बताया है ना, ऐसा नहीं बताया जी। Yes sir. तो बताइए ये F माइनस क्या करता है और SiF4, अगर हम बोले इसमें एक्सेप्टर कौन और डोनर कौन, Sir acceptor fluorine. एक्सेप्टर फ्लोरीन, बताओ वैकेंट किसके पास है भाई, ये Sir, सही है second- ये पास। वैकेंट तो इसके पास में है, तो फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, यानी ये क्या कहलाएगा,
ये क्या कहलाएगा Donor. आपका? डोनर। Louis. और ये क्या कहलाएगा? Acceptor. सिलिकॉन होने के कारण क्या Acceptor. चीज? एक्सेप्टर। तो बताइए जो डोनर है वो क्या कहलाएगा? लुइस Base. बेस। एक्सेप्टर है वो क्या कहेगा? लुइस एसिड। Acid. ये भी तो क्वेश्चन वही टाइप के हो गया या नहीं हो गया? बोलो जल्दी। समझ में आया? बोलो जल्दी। समझ में आया कि नहीं आया? कभी बहुत अच्छे से बताए हुए हैं सब चीज को, बॉन्ड बना बना के। आज उसका काम आ रहा है कि एक लड़का वेटिंग लिस्ट कौन बोल रहा है जी? आवाज नहीं आ रहा है। कोई चलिए, वेटिंग रूम में है सर, क्या है? कोई वेटिंग रूम में है। वेटिंग में तो बहुत लोग हैं, अब हम किसको हम एक्सेप्ट करें? हम किसी को जानते ही नहीं है। वही बोल रहा था सर। अच्छा अच्छा, चलिए ये समझ में आया बाबू? Yes, sir. चलिए, तो अब हम एक क्वेश्चन लिखें, देखते हैं आप लोग जवाब देते हो या नहीं। लिखे इसी पे बेस्ड, Yes, sir. ठीक है? तो यानी एक्सेप्टर लो लो, देखो बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। एक क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। एसिडिक कौन, न्यूट्रल कौन, कौन लुइस एसिड, कौन लुइस बेस, क्यों लुइस एसिड, क्यों लुइस बेस, सब बताए। कौन हाइड्रोलाइसिस, कौन नहीं हाइड्रोलाइसिस, क्यों हाइड्रोलाइसिस, सबका रीजन बता दिए। इतना सारा क्वेश्चन है, इसमें से सब में से कोई ना कोई एक तो पक्की ही जाएगा। ठीक है, हो सकता है नीट वाले को तो फायदा ही है, नीट वाले को तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सब, थोड़ा एडवांस में ना आएगा। एडवांस में थोड़ा इसमें दो तीन को क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को मिलाएगा, लोन पेयर डोनर भी बताएगा आपको, एक्सेप्टर भी बताएगा, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस का भी देगा। दो तीन को क्वेश्चन को मिला कर फिर क्वेश्चन बनाएगा आपको। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ना, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे, एक कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर दो कॉन्सेप्ट, फिर तीन कॉन्सेप्ट, तीनों को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया, वो बनाया एडवांस का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं रीजन। हम भी एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, आपको देखते हैं। बस हम इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग आंसर भी जवाब दे दोगे, हम फटाक से दे दोगे, लिखते ही जवाब दे दोगे। लेकिन हम आंसर नहीं चाहिए, हमको रीजन चाहिए। लिखिए, विच कंपाउंड डज नॉट अंडरगो, which compound does not undergoes hydrolysis, हाइड्रोलाइसिस। दे रहे हैं आपको पहला ऑप्शन SiCl4, सेकेंड ऑप्शन दे रहे हैं R2 मतलब अल्काइल ग्रुप दे रहे हैं SiCl2, तीसरा लिखिए SnCl4, चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही लिखेगा, ऐसा ही लिखिएगा BCl3, एंड पांचवा ऑप्शन CCl4। CCl4. मोर देन वन भी आप सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। BCl3 सर, BCl5 दोनों सर। ये सब का रीजन तो सब में सिलिकॉन है, सब में BCl3 सिलिकॉन और है। CCl4. यस सर। ठीक है, ये दोनों में तो सिलिकॉन है, SN है, यानी याद है? कहे Yes, sir. शिव जी, कहे शिव जी सुने पार्वती, याद है? कहे शिव जी सुने पार्वती, इसी ग्रुप का ना? यस सर। ठीक है, इसका मतलब है सबके पास में क्या वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? Yes. बोलो जल्दी। जब Yes, वैकेंट sir. ऑर्बिटल है तो आराम से हाइड्रोलाइसिस होगा कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं Yes, रीजन sir. क्या लिखेंगे? ऑल हैव क्या चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट, लिख सकते हैं एम्प्टी डी ऑर्बिटल। रीजन लिख रहे हैं एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट, सब में सिलिकॉन में, सिलिकॉन में, एसएन में, ठीक है, सब में वैकेंट ऑर्बिटल। तो क्या ये हाइड्रोलाइसिस होगा? तो हाँ, ये Yes, sir. हाइड्रोलाइसिस HOH के साथ में होगा। अब बात करें ये क्या हाइड्रोलाइसिस होगा? No, sir. BCl3। नो सर। तो अब देखते हैं ना, पांच है, ठीक है, 5 है। तो अब आपसे पूछते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन का कितना? 1s2 2s2 2p1, बोलिए जल्दी। अगर हम बोले तो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये ग्राउंड स्टेट से क्या आ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट होगा,
तो क्या हो जाएगा आपका 3 इलेक्ट्रॉन होगा, बोलिए जल्दी। यानी 3 हो गया। अब बताइए क्या अभी पी में घर में खाली है कि नहीं है? है सर। खाली है। है। खाली है कि नहीं है? है। तब बताइए, तो अगर हम BCl3 को अगर पानी में हाइड्रोलाइसिस करते हैं HOH से, तो BOH3 बनता है। BOH3 हमारा बोरिक एसिड है, याद है, H3BO3। क्या Yes, sir. तो ये हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक है, Yes, sir. हाइड्रोलाइसिस होगा। इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है कि वैकेंट पी ऑर्बिटल है? Vitamin P और vitamin Here, वैकेंट vitamin. पी, यानी रीजन चेंज हो गया आपका। क्या चीज? वैकेंट इम्पिटी पी ऑर्बिटल या वैकेंट पी ऑर्बिटल। यानी इसका रीजन हो गया आपका पी ऑर्बिटल, इसका रीजन हो गया डी ऑर्बिटल। क्या CCl4 के पास में कुछ अवेलेबल है? नहीं है, तो Sir. आंसर कौन जाएगा? यानी इसमें लिखेंगे CCl4. ड्यू टू absence of डी ऑर्बिटल, यानी ये हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ। इसका तो रीजन सर मतलब पी ऑर्बिटल में करेगा सर। कोई भी एक ऑर्बिटल खाली होना चाहिए पूरा। खाली तो होना चाहिए, तभी ना एक आएगा। एक्सेप्ट करना Yes, है, एक्सेप्ट तो करना है ना उसको। यानी लोन पेड जब वाटर मॉलिक्यूल्स देगा तो लोन पेड लेने के लिए भी तो चाहिए ना खर्च, खाली या वो भी कंप्लीट खाली चाहिए, ये नहीं चाहिए कि इलेक्ट्रॉन रहे। ठीक है, यस सर। शानदार शानदार कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। ये सब चीज को, ये सब चीज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है, ये सब बोर्ड लेवल पे नहीं पूछता है। क्यों? रीजन सबका बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं, बहुत लोग बोलते थे सर सिग्मा बॉन्ड कैसे बन गया, पाई बॉन्ड कैसे बन गया, हम लोग भी बहुत क्वेश्चन पूछते थे। आज हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, पहले देखे थे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में देखे थे ना, बोलते थे अभी जानो सिंगल है तो सिग्मा बॉन्ड, डबल है तो एगो सिग्मा एगो पाई, ठीक है, ट्रिपल है तो एगो सिग्मा दूगो पाई। लेकिन बोलते थे, ये नहीं बोलते थे सिग्मा बना कैसे, पाई बना कैसे, नहीं बोलते थे ना। आज हम उसको समझेंगे। और हेड ओवरलैपिंग, क्या? आवाज नहीं आ रहा है। लेटरल और हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है। हाँ, तो उसको अभी हम वही चीज सबको हम समझाने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं बॉन्ड। चलिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट लिखिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। हेडिंग डालिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। हो गया? चलिए कहानी सुनते थोड़ा सा, डाल लें। चलिए चले। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब देखिए, अगर हम बोले कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है, यानी दोस्ती करना है, ठीक है, तो दोस्ती करने के लिए एक हाथ का जरूरी है कि 2 हाथ का जरूरत? बोलो। दोस्ती करने का मतलब, हमारा दोस्ती करने का मतलब है हाथ आप मिलाना। भाई आपका फ्रेंड गया क्या हाथ दिया, कैसे लो भैया हाथ मिलाए, और मिलाते हो ना, तो अपना एक हाथ। लेकिन है आपके पास में कितना हाथ है आपके पास में? 2। लेकिन आप दोनों नहीं देते हो, एक देते हो, वो आप, एक देता वो है आपके पास में कितना? 2। इसका मतलब है ऑर्बिटल के पास में, किसी ऑर्बिटल के पास में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है? 2। ठीक है, लेकिन ये देता कितना है? 1। और एक किसका लेता है? एक किसका लेता है? दोस्त का। दोस्त के पास भी तो वही हाल होगा, यानी ये भी 2 रखता होगा, तो 1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में और 1 इसके साथ में, तो क्या बनेगा बॉन्ड? उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम लोग? कोवैलेंट बॉन्ड। यानी आपने कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं किया, आपने आधा आपने दिया है, आधा उसने दिया है। तो अब जाके जैसे दोस्ती होता है तो क्या होता है, हाथ मिलता है तो एक मजबूत बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है, शादी ब्याह भी होता है तो वही होता है भाई, नहीं होता है?
लड़का का एक इलेक्ट्रॉन, लड़की का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों को मिला देंगे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन। उस बॉन्ड का नाम देंगे क्या चीज? कोवैलेंट बॉन्ड। अगर पंडित जी नहीं पढ़े हैं वेद तो पंडित जी पढ़ते तो क्या पढ़ता? पंडित जी मतलब लेटिस एनर्जी, याद है? Yes, sir. वो आयनिक बॉन्ड बन जाता है। इसका मतलब है हम लोग बोले ये हाफ फील्ड है कि फुल फील्ड है भाई? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, ठीक है। इसका मतलब है हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल, व्हाट से ध्यान दीजिए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल आर पार्टिसिपेटिंग इन ओवरलैपिंग, यानी ओवरलैपिंग ये तो कर रहा है, हाथ मिला रहे हो आप तो क्या कर रहे हो? ऐसे मिला रहे हो नहीं ना, थोड़ा सा ऐसे करते 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 तब जाके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हो, नहीं तब न जाके बोलते हो हाँ ओवरलैपिंग किए। यानी जितना अच्छा ओवरलैपिंग नहीं बोलता है, तीन टाइप के एक बात बोलते हैं, जिसे आजकल तुम लोगों का दोस्ती रहता है तो समझना बात, समझना, हंसना नहीं, समझना बात। अगर दोस्ती रहता है तो आजकल क्या करते हो? और भाई क्या हाल चाल है, करते हो या नहीं? Yes, sir. पहला कोरोना सिखा दिया। दूसरा कोई होता है तो हाथ मिलाता है, तीसरा होता है गले मिलता है, और मिलता है कि नहीं? Yes, sir. तो अब बताओ ज्यादा ओवरलैपिंग किसमें हो रहा? गला मिलना। गला मिलना में। तो इसका मतलब है उसमें कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा बनेगा, स्ट्रॉन्ग। Yes, sir. इसका मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलेंगे? एक्सटेंट Overlapping. ऑफ ओवरलैपिंग। यानी जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा कोवैलेंट, तो यानी गला मिलता है तो क्या बोलता है यार दोनों में ना दोस्ती बहुत तगड़ा वाला है, नहीं बोलता है। लेकिन हाथ मिल जाता है वाईफाई, तुम लोगों का वाईफाई बोलते हैं ना जी, क्या बोलते हैं इसको? Bye bye. हाई फाई ना, हमको वाईफाई बोलते, हाई फाई बोलते हो कि हाई बाय, जो भी बोलते हो, Yes. ठीक है। बोलते क्या? हाई फाई बोलते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ कोरोना में भी हाँ, तो हम वही कोरोना में सीख गया, जो भी है हाई फाई आपका। तो बताइए हाई फाई में ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होगा कि गले मिलने में कि हाथ मिलाने में? गले मिलने में। गले मिलने। तो गले मिलने में ओवरलैपिंग क्या होगा? ज्यादा, और ज्यादा ओवरलैपिंग हुआ तो कोवैलेंट क्या हो गया? ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, यानी ओवरलैपिंग हुआ तो कोवैलेंट बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग हुआ। इसका मतलब है पहला बोले मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमको बताया क्या कि वैलेंस शेल के पास में, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल में कितना होना चाहिए? हाफ फील्ड होना चाहिए, यानी एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ओवरलैपिंग के लिए। अगर दो इलेक्ट्रॉन होता तो अभी बताओ, दो इलेक्ट्रॉन होता है एक आता, दोनों ओवरलैपिंग कैसे करता? नहीं ना कर पाता, ठीक है। तो इसका मतलब है मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? आप लोग जो बोले वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाफ फील्ड ऑर्बिटल लिख सकते हैं भाई, हाफ फील्ड लिखेगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल ऐसे लिखो, वैलेंस शेल पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग, वैलेंस शेल पार्टिसिपेटिंग इन ओवरलैपिंग, इन ओवरलैपिंग, पहला। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिख सकते हैं? एक्सटेंट ऑफ, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो कहानी याद रहेगा ना, ये वाला कहानी? या अगर ये कहानी याद है, नहीं याद रहेगा? यस सर, याद रहेगा। तुम्हारा तो हम आवाज पहचान लिए, ठीक है। तुम वो यही भागवत नगर के हो ना? यस सर। हाँ, तुम्हारा आवाज से हम पहचान वाकिफ हो गए। क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य नारायण? यस सर। चलो ठीक है, मेडिकल वाले हो ना जी आदित्य? यस सर। हम समझ गए, चलो ठीक है।
अब चलो आगे बढ़े आगे। अब बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन। अब बताइए, अगर हम ओवरलैपिंग करने जा रहे हैं, ओवरलैपिंग क्या करने जा रहे हैं तो इस पे डिपेंड्स करता है। यानी आप किसी के साथ में भी गले मिल लीजिएगा और किसी को भी वाईफाई कर दीजिएगा, जो भी आपका है, हाई बाय जो भी है, ठीक है, क्या किसी को भी हाथ मिला लीजिएगा? पहले बताइए। नो सर। नहीं ना, नो यानी सर। हम बोले एक्सटेंट किसी को भी नहीं मिलाओगे तो मारबो करेगा, ठीक है। तो ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन क्या करेगा, नेचर ऑफ और वाइटल पे डिपेंड करेगा। किस पे? नेचर ऑफ और वाइटल पे, और नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, यानी कितना एक्सटेंट हुआ, कितना ज्यादा ओवरलैपिंग हुआ, किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी उसके नेचर और वाइटल। ऑर्बिटल का नेचर कैसा, एसएस ऑर्बिटल है, एसपी ऑर्बिटल है कि पीपी ऑर्बिटल, तो उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा। एसएस ओवरलैपिंग कि एसपी ओवरलैपिंग कि पीपी ओवरलैपिंग, यानी सब में हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इसका मतलब है द नेचर ऑफ ओवरलैपिंग भी किस पे ज्यादा होगा, एसएस में होगा कि एसपी में होगा कि आपका पीपी में होगा। तो हम बात करें दो फैक्टर पे, तो पहला नेचर ऑफ और वाइटल, एंड सेकेंड जो बात करेंगे हम लोग, सेकेंड बात करेंगे नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ ऑर्बिटल, सर किसको बोलते हैं, तब हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ ऑर्बिटल। अरे समझ में आया कि नहीं तीनों लाइन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो फर्स्ट हम लोग डालते हैं नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। चलिए, अगर हम बोले आपसे एक बात बताइएगा, पूछे? Yes, sir. खुरखार मत करो प्लीज। अगर हम बोले आपसे ये किसका है ऑर्बिटल का नाम बताइएगा, और ये किसका ऑर्बिटल है इसका नाम बताइएगा। पहले पढ़े हुए हैं, पहले वाला एस वाला P का है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अगर बोले आप हमको ये वाला कहीं से भी, यानी इसका कहीं से भी काटिएगा सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? सेम आएगा। सेम आएगा। फिर आएगा सर। इसका मतलब डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल है? नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल। ये मान ली, हाँ, तो ये अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस में है तो पी एक्स है मान लीजिए, तो ये क्या होगा, पी वाई क्या होगा, ये होगा, ये क्या होगा आपका पी जेड होगा। यानी तीन ऑर्बिटल होगा, तीनों डायरेक्शन में अलग अलग की सेम सेम, यानी डायरेक्शनल की नॉन डायरेक्शनल? डायरेक्शनल होगा। डायरेक्शनल। तो यानी बोल सकते हैं पी ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल। Yes, पी sir. ऑर्बिटल, अगर हम बोले समझना बात, हाथ मिलाने तुम जा रहे हो, ठीक है, हाथ मिलाने जा रहे हो इस वाले से, तो जैसे मान लो सामने वाला भी एक हाथ बढ़ाया और तुम इधर बतिया रहे हो फोन पे, उधर भी वो भी बतिया रहे हो फोन पे, तो डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल? कहीं भी जाके हाथ मिला दोगे तो वो उसको ऐसे ही करोगे। लेकिन अगर बोले उधर से भी पी वाला आ रहा है, इधर से भी पी वाला आ रहा है, ठीक है, तो एकदम से गए तो अच्छा ओवरलैपिंग होगा, कम ओवरलैपिंग होगा? अच्छा बोलो होगा। अच्छा वाला होगा। इसका मतलब है डायरेक्शनल का ओवरलैपिंग क्या होगा, एक डायरेक्शन में होगा, उसका कोई डायरेक्शन फिक्स है, इस डायरेक्शन में आएंगे, इस डायरेक्शन में हम आएंगे तो मिल जाएंगे दोनों। किसी का नहीं होता है, देखते हो ना, उसका शेड्यूल पता रहता है। तुम लोग को तो सबसे अच्छा शेड्यूल पता है, किस टाइम में फोन निकलता है, सबको पता है। तो वो क्या है, आपको शेड्यूल पता है, टाइम पता है, तो ओवरलैपिंग यानी मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना? अगर बोले कोई रैंडम टाइम ही नहीं है,
तो तुम टाइम पे इंतजार कर रहे हो बाहर साइकिल पे, मालूम चला कोई टाइम ही नहीं है, बैठते रह गए, शाम हो गया पता नहीं चला, इसका मतलब है ओवरलैपिंग कम होगा, अंतिम में भाग जाओगे कि नहीं 2 घंटे के बाद गया गया। लेकिन तुमको पता है 12 बजे ये आता है, ठीक है, ये आते हैं 12 बजे, तो इसका मतलब तुम 12 बजने में 10 मिनट भी पहले आओगे तो मिल जाएंगे, तो यानी 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो एक डायरेक्शन में मिला या नहीं, लेकिन उनका किसी का कोई टाइम शेड्यूल नहीं पता है, तो सुबह में आएंगे कि रात में आएंगे, दिन में आएंगे। तो बताओ नॉन डायरेक्शनल का ओवरलैपिंग क्या होगा, कम, और डायरेक्शनल का ओवरलैपिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी तो इसका मतलब है तो पी का ओवरलैपिंग ज्यादा होगा कि एस वाला का, पी का सर, पी वाले पी पी का तो सर। आपके ओवरलैपिंग हमने बोले एस एस ओवरलैपिंग भी हो सकता है, यानी एस एस Yes, मतलब एस एस ओवरलैपिंग, यानी ये वाला ओवरलैपिंग, ये भी हो सकता है एसपी ओवरलैपिंग, ये वाला और ये वाला ओवरलैपिंग, इसको बोलते हैं एसपी ओवरलैपिंग। एक और बोल सकते हैं क्या चीज, पीपी ओवरलैपिंग, ये वाला हो सकता है या नहीं हो सकता है, Yes, बोलो sir. जल्दी। हो इसका सकता है। ये भी हो सकता है, यानी ये भी हो सकता है आपका, ये पीपी ओवरलैपिंग हो सकता है। इट्स मींस अगर हम पूछे किसका ओवरलैपिंग अच्छा है, एसएस वाला कि पीपी वाला, ये पीपी Yes, है, sir. वाले का पीपी पीपी वाला, क्यों PP ज्यादा है, वाला क्यों ज्यादा है, डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल है, क्योंकि एक डायरेक्शन में ज्यादा तो मिलने के चांसेस, ओवरलैपिंग के चांसेस क्या है, ज्यादा है, यहाँ हाथ मिलाने के चांसेस मिल जाएगा आपको। लेकिन जिसका कोई अता पता नहीं है, समझ रहे हो ना, अब किसी का आते पता नहीं है, तो मिलने के लिए गए, इंतजार करते रहे, भगा दी, समझ रहे हो, तो भगा दी तो समझ पता ही नहीं चला से आपका टाइम टेबल, उसका टाइम टेबल कब है, कब निकलती है, कब नहीं निकलती है, उस पे है, तो ये नॉन डायरेक्शनल हो गया। लेकिन अगर डायरेक्शनल है, टाइम टेबल उस पर पता है, तो आप क्या करोगे, मिल जाओगे आराम से अच्छे से। और हाँ हाँ, तुम होशियार हो, रजनीश कुमार होशियार है, रजनीश 46, ठीक है। हम आप सब देख रहे हैं, अब सब देख रहे हैं। फील करो, अपने में फील करो, बाहर नहीं आने दो, भावनाओं को बाहर आने नहीं दो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, तो इसमें बोले नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स में बोले तो बताइए नेचर, यानी एसएस का नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं किया, एसपी के नेचर पे डिपेंड किया कि नहीं किया, पीपी के नेचर पे डिपेंड किया या नहीं किया, जल्दी बताइए। Yes, sir. तो क्या लिख सकते हैं, पी और वाइटल क्या होगा, इज डायरेक्शनल, सो ओवरलैपिंग कैसा, अच्छा वाला कि खराब वाला, अच्छा वाला. तो ओवरलैप इज मैक्सिमम, ओवरलैप इज क्या, मैक्सिमम, overlap is maximum extent, overlap is maximum extent, result in formation of क्या चीज, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अरे बनेगा कि नहीं, आप ये बताओ। अब चलो कहानी सुनाते हैं, दोनों दिल पे न लेना, बोलना नहीं, ठीक है, फील करना, ठीक है, अंदर की भावनाओं को अपने पास से रखे रहना। एक बताओ, तुम गए, समझ रहे हो ना, इंतजार कर रहे हो हॉस्टल के बाहर, ठीक है, इंतजार करते गए, निकल भी नहीं, समझ में आया, एकदम से 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद निकले, कभी निकले कभी नहीं निकले, ठीक है, तो उसका बॉन्डिंग क्या होगा, अच्छा वाला कि खराब वाला, खराब वाला। एज कम्पेयर बेचारा इरिटेट हो गया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन रहा, फिर क्या हो गया, भाग गया। अब हम बात करें एक जो उसको पता है इस टाइम में वो निकलवे घर, ठीक है, आपको मिले तो थोड़ा थोड़ा दोस्ती हुआ, ठीक है, दोस्ती बढ़ते गया, तो दोस्ती जो होगा तगड़ा वाला धीरे धीरे समय के साथ में बढ़ गया कि घट गया कि एकदम से छोड़ के भाग गया, क्या होगा, बॉन्ड कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कि वीक बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो वही बात बोल रहे हैं, पी और वाइटल डायरेक्शनल है, तो क्या करे, ओवरलैपिंग भी अच्छा वाला, ओवरलैपिंग जब अच्छा वाला तो बॉन्डिंग भी अच्छा वाला, यानी क्या चीज,
मजबूत बॉन्ड का निर्माण करेगा। ठीक है, इसका मतलब है हम लोग लिख सकते हैं ओवरलैपिंग का अगर बात करें, ओवरलैपिंग का बात करें तो सबसे अच्छा ओवरलैपिंग किसका, पीपी की एसपी की एसएस? PP पीपी ओवरलैपिंग, देन पी एसपी, देन एसपी ओवरलैपिंग, देन एसएस ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग। बट याद रखना, बट यानी बट लगा दिए फिर, बट ये सबके लिए वैलिड है भाई, ये सबके लिए वैलिड है बस, लेकिन कुछ को छोड़ के, यानी बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन, बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का औकात नहीं, लेकिन देखो ही पूरा उल्टा कर देता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1s1 ना, Yes, sir. ये इसी के कारण ये ऐसा करता है। बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन ओवरलैपिंग इज ऑपोजिट, overlapping is opposite, overlapping is opposite due to a small size, due to small size। अब देखिए, अगर हम पूछें आपसे ओवरलैपिंग, हम बोले 1s 1s, ठीक है, छुटका घर है, ध्यान रखिएगा। अगर बोले आपसे 1s 2p, 1s 2p, फिर बोले आपको 2p 2p, अब बताइए, यानी हम ओवरलैपिंग करें एस एस में, एस पी में, यानी 1s, याद रखिए 1s का बात करें, और 2p 2 में, तब बताइए लेकिन क्या हो इन केस ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, ये मजबूत बन जाएगा, ये मजबूत बन जाएगा, यानी इसका स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसका कम होगा पीपी का। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. अब इसका रीजन इसके पीछे देखिए, साइज है, ये इसका साइज है, हाइड्रोजन का साइज क्या है, छोटू सा है, तो छोटू का, अब बताओ छोटका है भाग के जाएगा कहाँ, यानी जगह छोटा सा है, छुटका जगह है, तो मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे कंफर्म है, एक के रूम से निकलेगा, तुम रूम के बाहर है, वो अपने चेंबर से निकला, छोटा सा ही चेंबर होगा, टीचर कोई, आपको उनको पकड़ना है, सर मिलवे नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कभी ना कभी कब निकल जाते कब आते पता नहीं, हम आज बैठे रहेंगे उनके चेंबर के बाहर, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, चांसेस ज्यादा है कि नहीं है, ज्यादा है, वही बात है छोटा सा होने के कारण। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगर हम बोले पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हमने देखा, अगर हम यही बोले 1s ओवरलैपिंग, 1s 2p, 1s 3p, 1s 4p, अब बताइए तो ओवरलैपिंग हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, तो बताइए ओवरलैपिंग जब घटेगा तो बॉन्ड मजबूत होगा कि कमजोर होगा, कमजोर होगा। कमजोर होगा, यानी वो आसानी से डिसोसिएट हो सकता है या नहीं, हो Yes, सकता है sir. होता है। हो सकता है। इसका मतलब है अगर हम लिखें एक लाइन आपसे, ठीक है, विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ, विथ इंक्रीज in size of, with increase in size of p orbital, p orbital, p orbital ओवरलैपिंग क्या होगा, ओवरलैपिंग बताइए, डिक्रीज ओवरलैपिंग क्या होगा, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस कम होते चल जाएगा। एग्जांपल से समझाते हैं आपसे, अगर बोले आपसे एग्जांपल, इसको मिटा देना, Yes. एग्जांपल से समझाते हैं आप, अगर बोले अपन को ले रहे हैं HF, ठीक है, HCl, कौन का फॉर्मेशन हुआ, HBr एंड HI, ठीक है। अब बताइए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर बोले हाइड्रोजन का कितना 1s1, तो फ्लोरीन का क्या 1s2 2s2 2p 5,
यानी Yes. इसका कौन सा ऑर्बिटल में होगा इलेक्ट्रॉन एगो? 2p पी में, 2p में, यानी इसका ओवरलैपिंग और इसका ओवरलैपिंग यही ना होगा? तो बोलो जल्दी। Yes. ये एक sir. इलेक्ट्रॉन, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला 2px होगा या 2py 2pz जो भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं px, इसको pz बीच वाले को, इसको py, ठीक है? तो ये एक्सचेंज हो, x और y कुछ भी हो सकता है। तो बताइए ये इसका कौन सा ऑर्बिटल है? 1s Yes, sir. हाइड्रोजन का और फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल? 2p, 2p 2p ओवरलैपिंग। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल? 1s, और क्लोरीन का कौन सा? 3p, 3p। अरे फ्लोरीन के नीचे कौन आएगा? क्लोरीन। क्लोरीन क्या होगा? 3s2 3p 5। 5, 5 इसका 3p ओवरलैपिंग। अब बताइए इसका 1s, 1s, इसका कौन सा? 4p, 4p, इसका 1s, इसका 5p, 5p। अब बताइए हम बोले हैं आपसे तो साइज सबसे बड़ा p का कहाँ मिला? ये p का ये साइज है, और ये p का ये साइज है, और ये p का ये है, और ये p का ये है। तो यानी साइज ऑफ p ऑर्बिटल इंक्रीज हो रहा है या नहीं होता है? लेकिन s का तो सेम है, yes, sir. ठीक है? तो ये भी तो ओवरलैपिंग करेगा s वाला का तो साइज वही होगा। अब बताइए s वाला का वही होगा, s वाला का ओवरलैपिंग यही होगा। तो बताइए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में बना? HF में कि HI में? HF में सर। HF में। तो वही बोले वो क्यों बना? तो ओवरलैपिंग क्या हो गया? घट गया कि बढ़ गया? इसमें Overlapping सबसे ज्यादा बढ़ गया। ओवरलैपिंग, इसका ओवरलैपिंग कम। बोल सकते हैं कि नहीं? यानी अब समझ में आया बात कि नहीं? yes sir. तो इसका मतलब है, तो हम लोग बोल सकते हैं अगर इधर से इधर आपने गया, ठीक है, HF से HI की ओर गया, तो साइज ऑफ p ऑर्बिटल जैसे बताइए बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है सर। बढ़ बढ़ रहा है। रहा है। यानी साइज ऑफ p ऑर्बिटल increases, इंक्रीजेस। अगर साइज ऑफ p ऑर्बिटल इंक्रीज होगा तो बताइए ओवरलैपिंग decreases, ओवरलैपिंग डिक्रीजेस। जब ओवरलैपिंग डिक्रीज हो जाएगा तो एक बात बताइए, स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यानी सबसे स्ट्रॉन्ग कौन? ये वाला। तो सबसे वीक कौन? ये वाला। तो स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, डिक्रीज है। डिक्रीजेज स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड डिक्रीजेस, घट जाएगा। अगर कोवैलेंट डिक्रीज हो जाएगा तो बताइए अगर तोड़ना आसान किसको? HI को कि HF को? HI को। HI को। तो BD यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? लेफ्ट से राइट जाएंगे तो घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा सर। घटेगा। यानी बोले BDE यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगा? डिक्रीज, घटेगा। अगर बोले थर्मल स्टेबिलिटी यानी थर्मली यानी टेम्परेचर में, यानी बताइए कम टेम्परेचर में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, यस सर। sir. इसको ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? घट रहा है। अगर बोले एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर हम देखिए अगर बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। याद करो इसी बार नीट का क्वेश्चन है, HF, HCl, HBr एंड HI का बात करते तो ऊपर से नीचे आते तो सब ये सब चीज बढ़ते जा रहा है कि नहीं? इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, ठीक है? क्यों? क्योंकि BD क्या है? कम है, इजिली दे देगा H प्लस, यस सर। इजिली H प्लस दे देगा तो हमारा क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। इसी बार नीट का क्वेश्चन ने स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करके दिया है, yes sir. ठीक है? तो हम लोग सब चीज देख लिए हैं, इसके बारे में देख लिए कि नहीं? अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग का। तो ये था तो हम लोगों का क्या चीज? नेचर ऑफ ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल पे डिपेंड किया कि नहीं? यस सर। yes sir. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया सर। हो गया। चलिए नेचर ऑफ ओवरलैपिंग पे बात करते हैं।
सर रुक जाइए। अच्छा रुक जाए। हो गया सर। अब हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। सेकेंड हम लोगों का है नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग का बात करें तो नेचर हो सकता है, देखिए आपका ये देखिए, अगर हम हो सकता है टक्कर मारा है ओवरलैपिंग इस तरीके से, ठीक है, और या ओवरलैपिंग इस तरीके से, ये भी तो ओवरलैप कर रहा है, Yes, ठीक sir. है। तो इसका मतलब इसके टक्कर मार रहा है तो इसका एक्सिस इसके एक्सिस, तो इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, को एक्सिस, मतलब एक एक्सिस में Yes, इसको sir. क्या बोलेंगे, कोलैटरल, इसको क्या बोलेंगे, Side. कोलैटरल। तो इसका मतलब है, जैसे समझिए हाथ आप मिलाने जा रहे हैं, हाथ आप मिलाने जा रहे हैं, तो एक एक्सिस में वो भी आ रहा है, एक एक्सिस में आप भी जा रहे हैं, तो कौन सा एक्सिस बोलेंगे, को एक्सिस। एक्सिस। अब गले मिल रहे हैं तो आपका मतलब क्या है, बॉडी पार्ट पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, Yes, sir. ठीक है, तो वो क्या होगा, कोलैटरल, कोलैटरल। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, दो पार्ट पढ़ेंगे इसमें, कोएक्सियल एंड कोलैटरल। इसमें ए एंड बी, तो कोएक्सियल, दूसरा ओवरलैपिंग है कोलैटरल, LATT। कोलैटरल, ठीक है, कोलैटरल, LATERL, कोलैटरल। अरे कोड छूट गया, लिख लो ठीक, जल्दी जल्दी में, कोलैटरल, ओवरलैपिंग। चलिए अब हम बात करते हैं कोएक्सियल और कोलैटरल। अगर हम पूछें आपसे कोएक्सियल ओवरलैपिंग और कोलैटरल ओवरलैपिंग, दोनों में मजबूत कौन, यानी स्ट्रॉन्ग कौन, Collateral. Collateral. कोलैटरल। कोएक्सियल सर। Collateral, sir. कोएक्सियल कोएक्सियल कोलैटरल। सर, कोएक्सियल। अब तो पहले बताइए ये कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, सिग्मा को- बॉन्ड। सिग्मा सर। ये ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड और ये बनेगा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो बताइए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, सिग्मा। सिग्मा सर। सिग्मा। तो इसका मतलब है इसका जो ओवरलैपिंग होता है, या तो क्या है, इंड टू इंड, इसको बोलते हैं हम लोग इंड टू इंड ओवरलैपिंग, या हेड ऑन, हेड ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसको क्या बोलते हैं, इंड टू इंड या हेड ऑन ओवरलैपिंग। इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या बोलते हैं, या पैरेलल ओवरलैपिंग। हाँ साइड वाइज या पैरेलल जो भी बोलिए, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये हो गया आपका साइड वाइज, इसको बोले इन टू इन या हेड ऑन। अब बताइए ये होता है सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, और पाई बॉन्ड इज वीक। अकेले अकेले में बात कर रहे हैं, इसका मतलब है विच वन इज स्ट्रॉन्ग, कोएक्सियल कि कोलैटरल, कोएक्सियल। अब समझना। चलो अगर हम बोले आपसे सर ये स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है, ये बताइए, समझिएगा बात को, एक बात बताइए, जिसे तुम लोग गांव में तो रहते हो कि नहीं जी, Yes, sir. Yes, sir. तो गांव में देखते हो मतलब कि गाय भैंस को लड़ते हुए देखे हो ना, Yes, sir. नहीं देखे हो, देखे हैं। Yes, sir. हाँ, देखे हो। तो गाय भैंस कैसे लड़ता है, अपना पैर उसका पैर उसमें मारता है, गाय भैंस लड़ाई देखे हो तो आप कैसे लड़ते हो, वो अपना पैर, उसका पैर, एक गाय का पैर दूसरे गाय के पैर मारता है, नो सर, हाँ, मुंडी से मुंडी। मुंडी से मुंडी लड़ता है, यानी हम बोले उसका मुंडी उसके मुंडी से लड़ता है, यानी हेड ऑन, समझ में आया, हेड ऑन। अब बताओ मुंडी से मुंडी लड़ेगा तो चांसेस ज्यादा अच्छा, मतलब कि है मुंडी से मुंडी लड़ेगा, तो बताइए वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, मुंडी से मुंडी, मुंडी टूट जाता है क्या, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। अगर हम लोग लड़ाई करते हैं,
हम लोग लड़ाई करते हैं तो क्या चलता है, हम लोगों का हाथ भी चलता है और पैर भी चलता है कि नहीं? Yes, sir. हाथ भी चल रहा है, पैर, तो कौन सा ओवरलैपिंग बोलेंगे? Side wise. कोलेटरल। उसको क्या बोले? Parallel. साइड वाइज या कोलेटरल या पैरेलल, यानी उसका भी हाथ पैर, हमारा भी हाथ पैर, दोनों चलता है कि नहीं जी? यानी हम बोले ये सब बताइए, अगर बताइए तो हम लोग जो लड़ते हैं तो हम लोग जल्दी डैमेज हो जाते हैं कि गाय भैंस जल्दी डैमेज हो जाता है? हम लोग हम लोग हो जाते हैं, हम लोगों को नुकसान हो जाता है, हम लोग का हाथ पैर टूट जाता है। इसका मतलब क्या है? वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? हम लोग स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? weak. वीक है। मतलब कौन सा बॉन्ड बनाया है? पाई बॉन्ड। लेकिन गाय भैंस स्ट्रॉन्ग है। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। यानी कहानी से थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं स्ट्रॉन्ग और वीक का? Yes, sir. ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, हम लोग जो लड़ते हैं कौन सा? Pi bond. साइड वाइज, यानी हाथ पैर दोनों चलता है, तो पाई बॉन्ड का यानी कोलेटरल ऐसा वाला, ठीक है, ऐसे चलता रहता है कोलेटरल। और ऐसे चलेगा तो कोएक्सियल। ठीक है, अब चलिए, तो समझ में आया, कोएक्सियल कोलेटरल, कोएक्सियल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, कोलेटरल फॉर्म पाई बॉन्ड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो हो रहा, अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते किसे हैं? तो अब लिखिए फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, परेशान नहीं हो, बहुत जल्दी खुलने वाला है तुम लोगों का कोचिंग इंस्टीट्यूट। कब खुलेगा सर? सरस्वती पूजा बाद खुल जाएगा, एक टेंशन नहीं लेना। हमको भी वही लग रहा है सर। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हेडिंग डालिए फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। लिखिए, दिस टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय दिस टाइप ऑफ कोवैलेंट bond is formed by covalent bond is formed by coaxial या end to end bond is formed by end to end या क्या बोलेंगे इसको? head on overlapping end to end या head on overlapping of bonding orbital, overlapping of bonding orbitals, overlapping of bonding orbitals along the internuclear axis. internuclear axis, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो इस फटाक से लिख लीजिए, लिखिए। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है? सब बताएंगे, टेंशन ना लो, इसलिए तो इसको अंडरलाइन किए हैं, इंपॉर्टेंट है। अभी बताते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वो अपना एक्सिस, अभी सबका डायग्राम बना के बताएंगे। चले? यस सर। अब चलिए, अब हम फिर से मिटा रहे हैं, थोड़ा लंबा चलेगा। अब इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी बताएंगे, सब चीज बताएंगे। एक्सिस में बनता कैसे है? एसएस में तो एक्सिस होता ही नहीं है, यानी बताओ, एस में एक्सिस होता है? नो सर, नहीं होता है। तो चलिए, हाँ लिखिए, एक लाइन लिखिए, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एक होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक होता है एटॉमिक ऑर्बिटल। एटम में रहेगा तो एटॉमिक, और हाइब्रिड में रहेगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो तभी एटॉमिक ऑर्बिटल को बात करते हैं। तो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ, ऐसे लिखो, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन लिखिए, रुक जाओ। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑफ atomic orbital to form
to form sigma bond. To form sigma bond. अब चलिए पहला ओवरलैपिंग पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें कोई इंटरन्यूक्लियर एक्सेस नहीं होगा, यानी एस ओवरलैपिंग। आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से डायग्राम बनाया हुआ है, कलरफुल, देखिएगा, एस ओवरलैपिंग। अब बताइए इसमें ओवरलैपिंग होगा किसके, एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के बीच में। तो एस में ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, 1, यानी उसको क्या बोलेंगे, हाफ फील्ड की फुल फील्ड की वैकेंट, हाफ फील्ड का बोलते हैं। तो ओवरलैप ऑफ 2 हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल, लिखेंगे ओवरलैप of 2 half filled क्या चीज, Yes. ऑर्बिटल। 2 हाफ फील्ड क्या चीज, ऑर्बिटल्स। कौन ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल्स। क्लियर है। अब देखिए ये रहा अपन का एस ऑर्बिटल प्लस में एस ऑर्बिटल, ये रहा एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। इसमें कोई एक्सिस नहीं है, इसमें याद रखिएगा, आप लोग पढ़े होइएगा, एक्सिस पढ़े होइएगा, क्वांटम नंबर में बताए होंगे सर, ठीक है, हम उसमें नहीं जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लेके चले इसको, तो ये ओवरलैपिंग करके क्या बने, ये अपना ओवरलैपिंग का क्या मतलब, सब में पूरा ओवरलैप करना कि थोड़ा सा, तो इसका आधा पार्ट है, इसका आधा पार्ट, ये हो गया एस एस ओवरलैपिंग। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एस ओवरलैपिंग। ऐसा एग्जांपल बताइए तो, एस एस ओवरलैपिंग का एग्जांपल एक आदो एग्जांपल देखें। सबसे सादा बाहर H2 यस सर, 1s या D2, बात तो बराबर है, ठीक है। तो यानी इसका सिर्फ और सिर्फ ये वाला एग्जांपल ज्यादा अच्छा मिलता है। अब बात करते हैं एसपी ओवरलैपिंग का। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं एसपी ओवरलैपिंग, ये लिख लिए, Yes, sir. तो सेकंड लिखते हैं हम लोग, मिटा दें, यस सर, सेकंड लिखे, एसपी ओवरलैपिंग। अब बताइए इसमें भी एक एस का होगा और दूसरा किसका होगा, पी का। तो पी में क्या होगा, ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी हाफ फील्ड होना चाहिए ऑर्बिटल, और हाफ फील्ड पी का और हाफ फील्ड एस का। एक लाइन लिख लेते हैं, ओवरलैप अकर्स बिटवीन हाफ फील्ड of s orbitals and half filled of p orbitals, half filled of p orbitals of another atom, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये है S, ये है आपका P, ठीक है। अब चलिए कुछ बच्चा पूछा था इंटरन्यूक्लियर का बात किया था, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब बताइए हमारे पास में P ऑर्बिटल का बात करें तो P का अगर हम बोले तो 3 ऑर्बिटल है, Px है, Pz है, Py है। इसका क्या बोलते हैं, L का वैल्यू मतलब सॉरी M का वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, ये 0, ये +1, ये इंटरचेंजेबल होता है, यस सर, ठीक है। तो यानी लेकिन इंटरचेंजेबल कौन नहीं होता है, ये Pz को मेन एक्सिस मान लिया है, ठीक है। अब बताइए, अब आप लोगों को सर बताए होंगे इस एक्सिस पे बता के, अरे बताए कि नहीं बताए हैं, बोलो जल्दी। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे बात किए, तो मान लीजिए एक्स एक्सिस पे बात किए, वाई एक्सिस पे बात किए, तो जेड एक्सिस पे बात किए, तो मान लीजिए पी एक्स है, यस सर। तो बताइए इसका ये क्या कहलाएगा, बताइए एक एक्सिस पे यहीं पे ना इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों को बताए होंगे सर, कहाँ पे फाइंडिंग होता है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, नोड इंटरनोड ये सब बताया है ना, यस यस सर,
ठीक है, तो अब बताइए इसी चीज में हम बोले तो इसका एक्सिस यही पॉइंट हो गया ना। अगर हम एक और बना ले यहीं पे तो यही एक्सिस पॉइंट हो गया। यानी देखिए यही से हमारा ये होगा पी वाई, तो ये पी एक्स। तो बताइए जो बीच में हम जो बनाने जा रहे हैं इसी पॉइंट से क्या होगा हमारा, इसी पॉइंट से क्या पी जेड का फॉर्मेशन होगा। यस सर। तो बताइए तो ये क्या कहला इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हुआ कि नहीं, एक ही एक्सिस सबके थ्रू पास करा है कि नहीं सेंटर पे। यस सर। ठीक है, तो इसी से हमारा, लेकिन इसके पास में कोई इंटर न्यूक्लियर एक्सिस नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो बाकी आप वहां पे बात करते हैं। अब चलिए अभी यहीं पे बात कर लिए, तो थोड़ा सा इसमें से कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है, पीएक्स भी हो सकता है, पीवाई भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हम बोले आपसे यहाँ अभी हम सिर्फ एस ऑर्बिटल का बात कर रहे हैं और इसमें सिर्फ पी ऑर्बिटल का बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर में हम बताएंगे आपको, जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तब एग्जैक्टली बताते हैं आपको। और अब बताइए इसका ओवरलैपिंग हुआ तो कैसा ओवरलैपिंग हुआ, तो ये देखिए आपका एस है और जो ये पी वाला आएगा तो कहां से आएगा आपका, ठीक है यस पी वाला आएगा ओवरलैपिंग, तो कौन सा ओवरलैपिंग, एस एक्सियल पी ओवर लैपिंग लैपिंग। एग्जाम्पल बताइए तो इसका एच एक्स लिख सकते हैं, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी लिख सकते हैं या नहीं। यस सर। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग थर्ड पढ़ते हैं, पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पढ़ते हैं पीपी ओवरलैपिंग। पी मॉलिक्यूल सभी बना के बताएंगे। हो गया, Yes, sir. हो गया टाइम हो गया सर। छोड़ दीजिए सर। पूरा 2 घंटा हो गया। टाइम हो गया सर। फिर अभी काहे को परेशान कर रहे हैं कहीं से भी। चलिए थर्ड नंबर पीपी ओवर लैपिंग, पीपी ओवर लैपिंग। ठीक है, अब चलिए पीपी ओवरलैपिंग में बात करें तो इसमें भी बात करेंगे वही बात। अभी हम सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, अभी पाई बॉन्ड का बात नहीं कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड का बात कर रहे हैं। तो हाफ फील्ड ऑफ पी ऑर्बिटल, ठीक है, हाफ फील्ड ऑफ पी ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑफ पी ऑर्बिटल्स ऑफ टू ओवरलैप of two overlapping of two overlapping atom। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है। ये देखिए आपका क्या है पी ऑर्बिटल, तो दूसरा क्या होगा, ये भी पी ऑर्बिटल, ये भी पी ऑर्बिटल। यस सर। अब इस दोनों का ओवरलैपिंग कराएंगे एक्सियल, तो हमारा बनेगा सिग्मा, अगर कोलेटरल कराते तो पाई का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसका बनेगा क्या, ये देखिए, तो ये इसका अगला का बनेगा क्या, ये ओवरलैपिंग किया या नहीं किया। ठीक है, इसी ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, पीपी ओवरलैपिंग, पी ओवरलैपिंग। एग्जांपल बताइए। Cl2 सर। बिल्कुल, यानी X2। एग्जांपल का बात करें तो X2 बोल सकते हैं। O2 Yes. O2 भी बन सकता है, जहां सिग्मा बनेगा, जहां N2 ये भी बन सकता है, इनमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक Yes, है, sir. अब O2 का फॉर्मेशन होता कैसे उसका बात करते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे, अगले क्लास में बताएंगे। पीपी का ओवरलैपिंग का बात करते हैं, थोड़ा सा 2 से 3 मिनट। अगर हम बोले आपसे O2, एग्जांपल दिया हमने O2, ठीक है, O2 का बात करें, अब बताइए ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ में क्या बनता है, O ये बनता है ना। तो एक कोई सिग्मा मान लीजिए, एक कोई पाई, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है किससे, को एक्सियल से। Yes, ये sir. बनता है कैसा, को Lateral. लेटरल ओवरलैपिंग।
यानी दोनों का अलग अलग ओवरलैपिंग हुआ। तो देखिए बना के थोड़ा सा बता देते हैं, अगले क्लास में बताएंगे। ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। अब बताइए आपके पास में है ये एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में अपन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए इसमें कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में? p orbital, p orbital, पी ऑर्बिटल तो करेगा ही, तो कौन बोला है? ये वाला जो हाफ फील्ड है वो वाला, yes sir, ये यानी ये एक ऑर्बिटल और दूसरा ऑर्बिटल कौन सा? ये वाला है। और ऑक्सीजन क्या है? 2 ये ऑक्सीजन और ये, तो ऑक्सीजन 2 है। तो बताइए हम लोग जो बात करें इसको मिटाते हैं, पीपी ओवरलैपिंग का बात करेंगे, यानी ये हमारा क्या है? अगर 2px है तो ये 2pz है, तो ये 2py है, ये 2s है। अब समझिएगा थोड़ा सा बात, अगर p ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल की डबल डंबल? डंबल डंबल सर। डंबल हो गया, डंबल हो गया। तो ये हो गया मान लीजिए किसका? py का, मान लीजिए py का, तो pz क्या होगा? इसके ऊपर इसके परपेंडिकुलर होगा। yes, परपेंडिकुलर होगा। yes, तो बताइए ये तो क्या है? ये ऑक्सीजन है यहाँ, yes, ये वाला ऑक्सीजन है यहाँ, ठीक है। अब बताइए अगर इसी का अगर हम जोड़ेंगे दूसरे ऑक्सीजन के साथ में, हम जोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब बताइए दूसरे ऑक्सीजन का बात करें, ये रहा दूसरा ऑक्सीजन और ये रहा आपका, ये भी रहेगा, ये और यहाँ पे ऑक्सीजन yes है। sir, अब हमको बताइए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, ये वाला, yes, yes sir, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें भी बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, yes, ठीक है। अब बताइए इसका अगर हम बोले स्ट्रक्चर का, अगर ये दोनों बॉन्ड बनाना चाहता है तो क्या करेगा? ये बॉन्ड बनाना चाहता है तो क्या करेगा? ये इधर दोनों के बीच में ओवरलैपिंग और इस दोनों के बीच में ओवरलैपिंग। ये ध्यान रखिएगा, एक इधर ऑर्बिटल नीचे वाला में रहता है, एक इधर से आएगा तो दूसरा इधर से आएगा। तो इसका मतलब है ये ओवरलैपिंग कौन सा वाला रहेगा? कोलैटरल, yes sir, ये वाला कोलैटरल yes sir, होगा, और इस दोनों में को एक्सियल ओवरलैपिंग होगा या नहीं होगा? इसका मतलब है हम लोग ये ऑक्सीजन है, ये ध्यान रखिए, ये ऑक्सीजन ये वाला है और ये ऑक्सीजन ये वाला है। तो अगर बोले तो अगर ओवरलैपिंग कराएं इसको ध्यान से, तो अगर हम ओवरलैपिंग करा रहे हैं इसको, स्ट्रक्चर को कलरफुल बना दे क्या? चलो जो कलर का वही बना देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब चलिए इसका ओवरलैपिंग कराएं, और इसका ओवरलैपिंग कराएं। तो अब बताइए एक इलेक्ट्रॉन ब्लैक वाला है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हम रेड वाला बोले थे, तो ये कौन सा बॉन्ड बनाया? sigma bond, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अगर हम इसी को बोले आपका यहाँ से, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था ये वाला, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ था? यहाँ पे, ठीक है। चलो ये कलर अलग अलग कर देते हैं, ये सिग्मा। अब बताओ ये वाला जो होगा एक इधर से जाएगा कोलैटरल साइड वाइज, मतलब नीचे बोले ना, हाथ से भी मारते हो पैर से भी मारते हो, है या नहीं? तो मान लो ये हाथ से मारा तो नीचे क्या चीज से? पैर से मारा, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोलैटरल। ये कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया? पाई बॉन्ड। यानी एक दो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन सा है? पाई बॉन्ड में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन, सिग्मा में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होगा। ये हमारे पास में कोएक्सियल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दिस वन इज कोलैटरल, हम पहले हैं लिख दिए हैं। क्लियर हुआ? yes ठीक है, बाकी पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में, ठीक है, इससे आगे। और बहुत अच्छा बात करेंगे इससे आगे फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड का, और सिग्मा और पाई के बीच में डिफरेंस करेंगे, ठीक है। और आपका फिर हाइब्रिडेशन स्टार्ट कर देंगे, कुछ कंपाउंड के बारे में बताएंगे, कंपाउंड के बारे में बताने के बाद कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर ड्रॉप करके फिर आपसे हाइब्रिडेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू। आया समझ में? यस सर। चलिए थैंक यू। Thank you, sir.
Thank you, sir. Bye, sir. Bye Bye, bye. sir. Bye, sir. Bye bye.